नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। 2 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर अकेले ही शपथ ली थी। उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी थी। कांग्रेस कोटी के मंत्रियों को लेकर भी हलचल लगातार तेज थी। सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस ने भी अपने कोटे के मंत्रियों का नाम तय कर लिया है। इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख आई है। हालांकि इस बीच जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में मंत्री पद के दावेदारों की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। लेकिन देखना यह है कि 5 तारीख को राज्यपाल किन किन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। आज मंत्री का दौर में जो है, आप जानते हैं कि सब लोग अपना अपना चाहते हैं कि नहीं हम मंत्री बने, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनका जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा, उसमें हम कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे नेता निर्णय लेते हैं उसी के राह पर हम लोग चलते हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले लिया, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना इस ओर इशारा कर रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मंत्री पद को लेकर जो खींचतान मची हुई है गठबंधन के सहयोगियों के बीच, सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और मुख्यमंत्री को इन चीज़ों को देखना होगा, चूंकि 9 दिसंबर से सत्र आहूत है, 4 दिवसीय सत्र है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, अगर चुनाव परिणाम के उपरांत इतने दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अपने सहयोगियों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। अगर कोई अनर्गल दबाव बना रहा है तो मैं समझता हूं कि राज्य की जनता के साथ वो अहित कर रहा है। अरे यहाँ 10-12 दिन हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शपथ नहीं लिए हैं। खबर तो ये है, यहाँ तो मुख्यमंत्री शपथ ले लिए, कैबिनेट बना रहे हैं, प्रक्रिया में है, विचार मंथन चल रहा है। सवाल पूछिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कहाँ पेंच फंस गया, कहाँ अटक गए आप लोग। तो हम तो प्रक्रिया में हैं, सरकार काम कर रही है। तो आपने सुन लिया तमाम तरह के बयानों को। अब तारीख आ गई है 5 दिसंबर की, जब झारखंड में हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा और कौन कौन से मंत्री बनेंगे इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। तनुज खत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है। डॉक्टर तनुज खत्री, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ऋषिकेश सिंह हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ऋषिकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत विनय जी आपसे ही करते हैं कि चूंकि कई लोग ऐसे हैं जो नई पहली बार जीत के आए हैं या पिछली बार नहीं जीत पाए थे, इस बार जीत कर आए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री जिनको बनना चाहिए था वो चुनाव हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चेहरे नए भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार किन किन चेहरों की उम्मीद आप 5 तारीख को जब राज्यपाल शपथ दिलाएंगे विनय जी, तो कौन कौन से, हम यहाँ चूंकि संभावित हम अनुमान ही लगा सकते हैं अभी, लेकिन कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं उसमें विनय जी? देखिए, जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो ये एक तो तय हो गया है कि 7 मंत्री, 6 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 7 रहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 कांग्रेस से और 1 आरजेडी से। ये मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। चूंकि झारखंड में जो संविधान में नियम है 15% का, 12 से ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से 7 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री समेत तो 6 नए मंत्री बनना है। तो पिछली बार जो मंत्री थे उनमें से 3 मंत्री तो उनके हार गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो वो 3 वैकेंसी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखाई पड़ रहा है सीधा सीधा। मुझे लगता है कि उसमें सप्ता महतो और मथुरा महतो में से कोई एक कुर्मी बिरादरी का हो सकता है। सुदीप कुमार सोनू की भी चर्चा है, गिरिडीह से तेज तर्रार विधायक हैं और पिछली बार विधानसभा में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनकी भी संभावना बन रही है। पुराने और लुइस मरांडी, हेमलाल मुर्मू में एक हो सकते हैं, दोनों मंत्री रहे हैं, या हो सकता है बसंत सोरेन ही बन जाए वहाँ से, दुमका से। तो इसके अलावा जो हफीजुल अंसारी जो पहले भी मंत्री रहे, उनकी संभावना है इस बार फिर से रिपीट होने की। और इसके अलावा दीपक बिरुआ जो पहले मंत्री रह चुके हैं, अभी भी कार्यवाहक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। दीपक बिरुआ
फिर से बनने की संभावना है। और रामदास सोरेन की भी चर्चा है कि पिछली बार उनको मौका मिला था, लेकिन अगर सविता महतो को बनाया जाएगा तो हो सकता है कि रामदास सोरेन को जगह नहीं मिले, क्योंकि क्षेत्रवार भी देखा जाएगा। कोल्हान से रिप्रेजेंटेटिव, संथाल से रिप्रेजेंटेटिव, इस बार सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को और ये इंडिया गठबंधन को, संथाल का इलाका। 18 में से 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन संथाल में जीतने में कामयाब हुई। तो मुझे लगता है संथाल इस बार ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे दल की बात करें तो कांग्रेस से 4 मंत्री हो सकते हैं। तो 4 में समीकरण देखना होगा। कांग्रेस की जो परंपरागत रहा है कि एक आदिवासी, एक हो सकता है इस बार हरिजन का भी वहाँ से, दलित से भी एक उम्मीद हो सकते हैं। दलित से 2 नाम आ रहे हैं। कांके से जो विधायक जीते हैं कांग्रेस के, उनकी संभावना है। राधा कृष्ण किशोर है, 2 दलित चेहरा है कांग्रेस में। अगर दलित से लेना होगा तो उन दोनों की संभावना बनेगी। आदिवासी में कई चेहरे हैं। अगर पुराने रिपीट करेंगे तो रामेश्वर उरांव, चूंकि बहुत अच्छा वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला, लेकिन उनकी उम्र अधिक हो गई तो कई लोग चाह रहे हैं कि उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट हो। तो कोलेबिरा से जीते हैं, उनकी संभावना है। सिमडेगा कोलेबिरा दोनों जगह से जीत कर आए हैं। खिजरी से जो जीते हैं उनकी भी संभावना है। नहीं विनय जी, ये भी तो कोशिश रहेगी हेमंत सोरेन की कि चंपई सोरेन गए हैं तो कोई और एक दूसरा, वो कोल्हान से कोई आदिवासी चेहरा हो। आदिवासी देखिए, वहाँ तो दीपक बिरुआ बड़ा सर्वमान्य नाम है और बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छे वक्ता है और कई टर्म की उनकी संभावना है। और उन्हीं की जगह पर रामदास सोरेन को रखा गया था। रामदास सोरेन तो घाटशिला में चंपई सोरेन के पुत्र को हराने का काम किया। लेकिन देखिए अभी क्या है कि कुर्मी की आबादी भी 15% है। तो मुझे लगता है सविता महतो की संभावना ज्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है। उसी इलाके से आती है, ईचागढ़ से, उन इलाकों में कुर्मियों की बहुतायत है। तो मुझे लगता है कि इस समीकरण को भी देखना पड़ेगा। अगर मथुरा महतो को बनाएंगे तब तो नई संभावना है, लेकिन अगर सविता महतो के पति भी जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता थे, उनका निधन हो गया था, तो उनकी दूसरी बार सविता महतो जीत कर आई हैं। तो मुझे लगता है उनकी संभावना ज्यादा दिखाई पड़ती है। कांग्रेस में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस में कई दावेदार हैं। दीपिका पांडे सिंह की संभावना बन रही है। अगर पिछड़ों से लेना होगा तो प्रदीप यादव भी बड़े दावेदार हैं, संथाल के इलाके से आते हैं। तो ये क्योंकि अगर जब मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार होगा तो इलाकावार मुख्यमंत्री तय करेंगे कि हर कमिश्नरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है तो इसमें सुरेश पासवान भी है संभावित दावेदार देवघर से, लेकिन संजय यादव जो है गोड्डा से जो विधायक है, उनकी भी संभावना बताई जा रही है। ठीक है विनय जी। वो बहुत तेज तर्रार है, युवा है, तो पार्टी के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए विनय जी, मैं आता हूं अभी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं। देखिए तनुज जी, जब तक शपथ हो नहीं जाएगी तो हमारा तो काम है, हम अनुमान लगाएंगे, अटकल लगाएंगे, बातों नामों पर जिक्र करेंगे, नामों पर चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो इस बार का जो हेमंत मंत्रिमंडल होगा वो किस तरीके का होगा? तनुज जी। देखिए बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक विस्तार नहीं हो जाता है। लोग आकलन करते हैं, पत्रकार आकलन करते हैं और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बुराई भी नहीं। जिस प्रकार से हम लगातार चुनाव के समय चर्चा करते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक उसी प्रकार चूंकि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा सर्वमान्य चेहरा, लोकप्रिय चेहरा, युवा चेहरा क्लियर था, इसलिए कोई शक और शुबा की बात नहीं थी। निश्चित रूप से कैबिनेट है और चूंकि एक प्रचंड रूप से जीत करके लोग आए, कोई खींचातानी करके किसी तरह से सरकार नहीं बन रही है। 56 सीट अपने आप में झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और उसके पहले 51 की संख्या के साथ हम पूर्ण बहुमत के साथ थे और 56 सीट। तो हम समझते हैं कई अनुभवी लोग हैं, कई युवा उसमें शामिल हैं, तमाम लोगों का समीकरण है और हम समझते हैं कि जब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा तो वो चीजें भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि सूची जो है वो राजभवन जाती है, आपके भी सूत्र हैं, आपको तमाम सूत्रों से वो खबर हम समझते हैं कि मिल जाएगी और ऑफिशियली भी मिलेगी। लेकिन आज चूंकि हम झारखंड की बात कर रहे हैं, देश में 2 जगह साथ में चुनाव आए, दोनों का परिणाम भी साथ में आया। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वहां पर, चूंकि इसलिए इस पर बोल रहा हूं,
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान हम सुनने का काम कर रहे थे डिबेट के शुरुआत में, तो वो हम मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठा रहे थे। अरे आपके यहाँ क्या हुआ जहां पे आप सरकार में हैं, आगे जा रहे हैं, बहुमत मिला है आपको, अब तक मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं। हमारा तो कैबिनेट काम कर रहा है, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और एक रूटीन प्रोसेस है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी होता है। गठबंधन के आपस में मिल बैठ के सभी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं और वो आप सबके सामने होंगी। राजेश जी, हाँ बिल्कुल तनुज जी, ये सवाल हम बार बार पूछ भी रहे हैं, और अभी प्रदीप सिन्हा जी आएंगे तो हम उनसे भी पूछ लेंगे कि आप महाराष्ट्र पे बात क्यों नहीं करते हैं। चलिए ऋषिकेश जी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में नाम तय हुआ तभी डेट आई, ये भी खबर चल रही है ऋषिकेश जी, तो क्या ये सच है कि आपकी पार्टी ने नाम तय कर लिया दिल्ली में, उसके बाद ये तारीख आई है 5 तारीख की? राजेश जी, मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और जब भी मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल विस्तार का समय रखते, डेट रखते, कांग्रेस अपने कोटे का नाम उनको 4 मंत्रियों का दे देता। तो मुख्यमंत्री जी अगर ऑफिशियली जिस समय भी डेट अनाउंस हो जाएगा कि शपथ ग्रहण का समय है, उससे एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी उनको अपने मंत्रियों की सूची दे देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए दिल्ली में बैठक रखी थी राजेश जी, जिसमें वरीयता को देखा जा रहा है, क्षेत्र को देखा जा रहा है, साथ ही साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाने की बात है, जातिगत समीकरण को देखा जा रहा है, और एक संतुलित मंत्रिमंडल का हम लोग विस्तार चाहते हैं, ताकि पार्टी हित में भी और सरकार हित में भी, दोनों हित में और झारखंड राज्य के हित में भी काम हो। और ये देखिएगा कि बहुत जल्द समय के साथ सारी चीज सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका सस्पेंस आज तक जारी है। जबकि झारखंड सरकार का समय 1 महीना भी और बचा हुआ था, 5 जनवरी तक टर्म था। हमने तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा दिया, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, सत्र का डेट आ गया, 9 तारीख से 12 तारीख तक झारखंड का पहला सत्र स्टार्ट हो जाएगा नई सरकार की। लेकिन महाराष्ट्र में इनके न तो मुख्यमंत्री का चेहरा बना कोई, न मंत्रिमंडल विस्तार का समय आया। ऊपर से एक चीज और देखने को मिली राजेश जी, दुष्यंत चौटाला हरियाणा में, चंपई सोरेन झारखंड में, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में झारखंड मतलब राजनीति के अग्निवीर साबित हो गए भाजपा के साथ जाने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड की चिंता ना करे, मंत्रिमंडल विस्तार की चिंता ना करे, महाराष्ट्र की चिंता करे जहां उनको सत्ता मिली है। लेकिन वहां इसलिए इनसे नहीं हो पा रहा है कि इनका संगठन और इनका गठबंधन देखिएगा ठगबंधन हो चुका है। आज तक महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सरकार असमंजस में है, बहुमत आने के बाद भी सरकार गठबंधन नहीं बन पा रही है वहां। तो भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है राजेश जी, सवाल उठाने की जगह अपने गिरेबान में झांके और देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता को जवाब दे कि आपको जब वहां सरकार बनाने का बहुमत मिला है तो वहां ध्यान देना कि झारखंड पर, झारखंड की जनता के लिए जो सरकार बनी है वो झारखंड की जनता उसके लिए निश्चित हो गई है। ये सरकार झारखंड की जनता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की चिंता करे, भाजपा की चिंता करे। ठीक है ऋषिकेश जी, लगातार देखिए बात तो अपनी सुविधा के हिसाब से लोग तर्क देते ही हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रदीप जी जुड़ें तो उसके बाद हम उनसे सवाल पूछें। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी ये बताइए कि जो ठीक है मंत्री तो बन जाएंगे, कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ पुराने चेहरे होंगे, और ये जब भी कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है या गठन होता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि युवा और वरिष्ठ लोगों का तालमेल बना रहे। लेकिन इस बार जो हेमंत की सरकार होगी, हेमंत सोरेन की, विनय जी, वो किस रूप में पिछली सरकार से अलग रहने वाली है? नहीं, एक तो मुख्यमंत्री का भी तजुर्बा काफी बढ़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जब जेल से लौटे उसके बाद वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ। उनमें और भी ज्यादा परिपक्वता नजर आई, उनके काम में, उनके विचार में, उनके व्यवहार में परिपक्वता नजर आई। तो मुझे लगता है कि तो मुख्यमंत्री जिस तरह से परिपक्व हो गए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो परिपक्वता उनका और जनता को क्या आवश्यकता है, जनता को क्या चाहिए, इसकी समझ उनकी बढ़ी है। तो एक तो उसके कारण बेहतर परफॉर्मेंस होगा। हम लोग जो मंत्रियों की चर्चा कर रहे थे तो संथाल से इरफान अंसारी कांग्रेस से संभावित मंत्री मंडल में उनकी जगह बन सकती है, क्योंकि एक मुस्लिम कोटा से चर्चा तो निशात आलम की भी हो रही है पाकुड़ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से
हाँ, दोनों में से कोई एक तो बनेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि एक अल्पसंख्यक कोटा से मंत्री इरफान अंसारी के पक्ष में यही बात जाता है कि चूंकि पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर MBBS डॉक्टर है और बन्ना गुप्ता वाली जगह खाली है, हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनाए, तो अब वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको बनाएंगे क्या बनाएंगे, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। एक सारठ से जीते हैं उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, वो भी काफी अनुभवी है, 5वीं बार के विधायक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो पहली बार जीते हैं, अन्य दलों से पहले जीते, तो बहुत अनुभवी है। तो इस बार जो जीत कर जो लोग आए हैं उसमें बहुत अनुभवी भी है, नए भी हैं और बीच वाले भी हैं। बीच वाले का मतलब जिनकी उम्र 40-50 साल है, तो ये मुझे लगता है ये और मजबूती प्रदान करेगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि काफी अनुभवी लोग जीत कर आए हैं। अब देखिए 1980 में पहली बार जीतने वाले स्टीफन मरांडी भी जीत कर आए हैं, राधा कृष्ण किशोर भी 80 में पहली बार जीते थे विधानसभा का चुनाव। अब सोच सकते हैं कितना लंबा इनका एकदम वरिष्ठ लोग जीत कर आए। उदय शंकर सिंह जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये 85 में पहली बार विधायक बने थे। हाँ, आप सोच लिए 85 में बनने वाला व्यक्ति मतलब आज से 39-40 साल पहले विधायक बना, तो ऐसे लोग जीत कर आए, तो बहुत अनुभवी लोग इस बार इंडिया गठबंधन में आए। और इस गंभीरता मतलब एक तरह से जो विधानसभा की कार्यवाही होगी, नहीं विनय जी, उसमें भी एक किस्म की गंभीरता, एक किस्म का अनुभव देखने को हमें मिलेगा। राफिया अनाज बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिया जी, बहुत स्वागत है आपका। अब ये सवाल देखिए, बात हो रही है हेमंत कैबिनेट के विस्तार की। 5 तारीख को डेट है कि हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा, ये तय कर लिया गया है। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं राफिया जी, तो वो कह रहे हैं कि चलिए हम तो कर ही लेंगे, कम से कम उनका तो महाराष्ट्र में सीएम का नाम भी तय नहीं कर पा रहे इतने ही बड़ी जीत के बाद भी। देखिए, सबसे पहली बात है कि हेमंत सोरेन जी को झारखंड का देखना चाहिए कि झारखंड में किस तरीके से उन्होंने पिछली सरकार में भी एक भी आयोग का गठन नहीं करवाया, चाहे वो बाल आयोग, संरक्षण आयोग हो, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो भी आयोग है, किसी भी आयोग का उन्होंने गठन तक नहीं करवाया। उसी प्रकार से इस बार भी मुझे लगता है कि ये आयोग के गठन में भी विफल रहेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे संविधान के 74वें जो हमारा संशोधन है 1993 में, उसमें नगर निकाय को संवैधानिक मान्यता दी गई है, जिसमें नगर निकायों के निर्वाचन की बात की गई है, पर यह सरकार तो नगर निकाय के चुनाव को भी करवाने में विफल रही है। इसके साथ साथ जितने भी पंचायत है, पंचायतों में भी इन्होंने कोई चुनाव नहीं करवाया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस बार वो मंत्रिमंडल का अच्छी तरीके से गठन करे। और सिर्फ 56 महीने ये मंत्रिमंडल के लिए जिस तरीके से पिछले सरकार में लड़ते लड़ते समय को व्यर्थ कर दिए, तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि इस बार जो उन्हें झारखंड की जनता ने मौका दिया है और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनी है और ये यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने में सक्सेसफुल रहा है, तो मैं आशा करूंगी कि इस बार वो मंत्रिमंडल बनाए। और साथ ही साथ कोई भी तो आयोग का गठन हो। आयोग के गठन नहीं होने के कारण आप देखेंगे, लेकिन राफिया जी, उसमें तो आपकी तरफ से भी पेश था ना, आपने नेता विपक्षी तय नहीं किया, तो फिर कैसे होता वो? अमर बावरी जी तो नेता प्रतिपक्ष बने तो थे, बाद में बने ना, कितना वक्त बचा था उसके बाद? देखिए, केंद्र की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र में भी तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कई विलंब करके किया था, तो क्या केंद्र में आयोग की गठन नहीं हुई? जो अगर जनता के बारे में इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है राफिया जी। तनुज जी, समय नहीं हमारे पास, राफिया जी देर से जुड़ी। तनुज जी। देखिए राजेश जी, झारखंड की जनता ने इस हेमंत सोरेन जी की लोकप्रिय सरकार को पुनः एक बार प्रचंड रूप से चुनने का काम किया है, और निश्चित रूप से जब पुनः चुना है तो उनके द्वारा, चलिए उनका संपर्क टूट रहा है तनुज जी का। ऋषिकेश जी। राजेश जी, देखिए, झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन बेशर्मी से झूठ बोलना निहायत जुर्म है। आपके चैनल पर बोला गया कि आयोग और बोर्ड का गठन नहीं हुआ, तो मैं बता देना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ता सुन ले कान खोल करके, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ, आवास बोर्ड का गठन हुआ, युवा आयोग का गठन हुआ, गौ सेवा आयोग का गठन हुआ, कृषि बोर्ड का गठन हुआ। तो ये सब बोर्ड कहां से बना? ये झूठ बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं है, इनके जानकारी नहीं है। ये सारे बोर्ड और आयोग का गठन किया गया झारखंड सरकार में पिछली बार, और बोल रहे हैं कि पंचायत का ठीक है ऋषिकेश जी। चलिए अब देखिए, आज समय नहीं है, चलिए आज इतना ही, कल मुद्दे को कंप्लीट करेंगे। विनय जी, तनुज जी, ऋषिकेश जी, राफिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।